Dear students, once again we are in the next your session, and yesterday we have discussed in the previous session we have discussed about the your binomial system and the binomial nomenclature. In this part, we will study about the universal rules of nomenclature, and these universal rules of nomenclature are actually related with the ICBN and the ICZN. What are the important universal rules of nomenclature? As you can see in this slide of this book, there is first point, जैसा कि इसमें दिया गया है पहला point, biological names are generally in Latin and written in italics. It means जो भी biological names होते हैं वो सामान्यतः जो है लैटिन जो आपका वर्ड होता है, लैंग्वेज होती है, उसमें होते हैं और इनको हम इटैलिक्स जो फॉर्म होता है लिखने का उसमें हम इसको लिखते हैं. They are Latinized or derived from Latin irrespective of their origin. ये नाम जो होते हैं मोस्टली जो है लैटिन जो आपकी भाषा है उसके रेस्पेक्ट में जो है कि ये उनकी जो है ओरिजिन को लेते हैं. तो ये मोस्टली जितने भी नेम्स होते हैं बायोलॉजिकल नेम्स वो जो है आपके लैटिन डेरिवेटिव होते हैं, यानी लैटिन वर्ड से ही डेराइव किए जाते हैं और इनकी ओरिजिन चाहे जहां भी आपकी स्पीसीज की या ऑर्गेनिज्म की ढूंढी जाए, लेकिन हम जो है कि इसको लैटिन डेराइव मानते हैं कि लैटिन से इसको जो है डेरिवेट किया गया है, वहां से प्राप्त किया गया है. सेकंड पॉइंट, द फर्स्ट वर्ड इन ए बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस. जो पहला नाम आता है, जो आप बायोलॉजिकल नेम में दो पार्ट होते हैं जैसे हम लोग पहले बात कर चुके हैं, जेनरिक एपिथेट और स्पेसिफिक, जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट. तो जो पहला वर्ड होता है, जैसे एग्जांपल में आप समझ सकते हैं मैंजीफेरा इंडिका. तो मैंजीफेरा इंडिका ये आपका साइंटिफिक नेम है आम का और मैंगो वैरायटी का. तो मैंजीफेरा जो है, जो पहला वर्ड है, जो पहला नेम होता है उसको हम जीनस बोलते हैं. तो यानी किसी भी अगर कोई बाइनोमियल नेम है तो उसमें जो पहला वर्ड होगा वो आपको रिप्रेजेंट करेगा जीनस को, वो जीनस कहलाएगा. While the second component denotes the specific epithet, जो दूसरा पार्ट है वो आपको स्पेसिफिक एपिथेट जो है इंडिकेट करेगा. तो दूसरा वाला जो पार्ट होगा उसको हम स्पेसिफिक एपिथेट बोलेंगे, वो स्पीसीज को इंडिकेट करेगा. थर्ड पॉइंट, बोथ द वर्ड्स इन ए बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन. जो दोनों वर्ड्स होते हैं आपके, एक जीनस और एक जो है आपका स्पेसिफिक एपिथेट, ये दोनों नाम जब हैंड रिटन हाथ से लिखे जाते हैं, दे आर सेपरेटली अंडरलाइंड. तब उनको हम सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं. और इफ दे आर प्रिंटेड इन इटैलिक्स, तो जब उसको किसी बुक में हम उसको प्रिंट करते हैं तो उसको इटैलिक फॉर्म में इंडिकेट करते हैं टू देयर लैटिन ओरिजिन. उसकी लैटिन ओरिजिन को इंडिकेट करने के लिए हम इटैलिक्स फॉर्म में इसको प्रिंट करते हैं. जैसे कि आप अपने इसमें देख सकते हैं आपका ये आपका जैसे मैंजीफेरा, इसमें देखो इंडिका ये है, इधर मैंजीफेरा है. तो इसमें आप देखते हैं कि ये दोनों वर्ड्स जो है इटैलिक्स फॉर्म में प्रिंट किए गए हैं. और जब आप हाथ से लिखते हैं तो उसको अलग तरीके से लिखते हैं और उसको सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं. सेपरेटली अंडरलाइन इसको हम लोग प्रॉपरली करते हैं. मैंजी, इसको हम लिख लेते हैं, हाथ से लिख रहे हैं. वी आर राइटिंग विद द हेल्प ऑफ हैंड्स मैंजीफेरा and then indica. और when we write after that, इन दोनों को हम क्या करते हैं सेपरेटली, पहले इसको एक बार फिर इसको, इस तरीके से हम सेपरेटली इसको अंडरलाइन कर लेते हैं. तो यानी जीनस नेम को सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे और स्पेसिफिक जो एपिथेट है इसको भी हम क्या करेंगे सेपरेटली अंडरलाइन कर लेते हैं. तो बोथ द नेम्स आर जनरली व्हेन वी राइट दे आर separately hand written. The fourth point, the first word denoting the genus starts with a capital letter. तो जो आपका ये जो जीनस नेम होता है, जो पहले आता है फर्स्ट, वो वाला है, उसको हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं. जैसे मैंजीफेरा हम लिख रहे हैं तो इसमें आप देख सकते हैं, यू कैन सी हियर
एम इज एक्चुअली इन कैपिटल लेटर। एम आपका ये देखेंगे आप यहाँ पर कैपिटल लेटर में है। तो और जो स्पेसिफिक एपिथेट इंडिका है उसमें देखेंगे आप आई जो है वो स्मॉल से इंडिकेट किया गया है, आई। तो इसका मतलब जो जीनस नेम होता है उसको हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, और जो इंडिका आपका जो है उसमें आई जो है स्मॉल लेटर से इसको स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से देयर आर 4 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स। पहला तो ये हो गया कि जो भी एक बाइनोमियल नेम होगा वो लैटिन ओरिजिन का होगा, वो लैटिनाइज नेम्स होंगे, पहली बात। दूसरी बात जो होगी, जो बाइनोमियल नेम्स होंगे उसमें 2 पार्ट होंगे, या तो आप जान ही गए हैं, एक जो है आपका जीनस नेम होगा पहला पार्ट, और दूसरा वाला पार्ट जो होगा वो स्पेसिफिक एपिथेट होगा। तीसरी बात ये है कि जो जो आपका इसमें आपका जो तीसरा पॉइंट है इंपॉर्टेंट, कि जो दोनों ही बायोलॉजिकल नेम होंगे उनको जब आप हैंड रिटन करेंगे, ये उसको हाथ से लिखेंगे तो उनको सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, और अगर बुक में प्रिंट होता है तो वो इटैलिक्स फॉर्म में वो जो है कि उसको प्रिंट किया जाएगा ताकि वो लैटिन ओरिजिन का माना जाए। और फोर्थ पॉइंट जो है वो इंडिकेट करता है कि जो जीनस नेम होगा वो स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर से, वो स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर से, और जो आपका लास्ट नेम है स्पेसिफिक एपिथेट वो स्टार्ट होगा आपके स्मॉल लेटर से। तो बाय दैट वी कैन फॉलो द यूनिवर्सल रूल्स। कुछ हम यूनिवर्सल रूल्स को इस तरीके से हम फॉलो कर सकते हैं। अब बात करेंगे थोड़ी सी कुछ एग्जाम्पल्स की, जिससे इसकी हेल्प से इसको हम और थोड़ा डिटेल में समझ पाएंगे। टेक सम एग्जाम्पल्स, कुछ हम एग्जाम्पल्स लेते हैं जैसे समझने के लिए इन बातों को। जैसे कि जेनरिक नेम है, दूसरा हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आप कॉमनली जानते हैं पोटैटो एक कॉमन नेम होता है जिसको हम बोलते हैं वर्नाकुलर नेम। सपोज दैट हियर इज पोटैटो, ये आपका पोटैटो हो गया। पोटैटो का जब हम साइंटिफिक नेम आप देखेंगे तो वो होता है आपका सोलेनम, NUM, सोलेनम, और ट्यूबरोसम, TUBEROSUM, ये आपका इसका साइंटिफिक नेम हो गया। अब हमने हाथ से लिखा है तो इसको हम क्या करेंगे, सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे ऐसे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसमें जो जीनस नेम है वो सोलनम इसका है, तो सोलनम में S जो है वो कैपिटल है, और जो स्पेसिफिक एपिथेट नेम है उसका, जो स्पेसिफिक एपिथेट है वो ट्यूबरोसम है, उसमें T जो है स्मॉल से स्टार्ट है। तो इस तरीके से इसको हम समझ सकते हैं कि ये आपका सोलनम ट्यूबरोसम के एग्जांपल में, पोटैटो एग्जांपल में इस तरीके से हम साइंटिफिक नेम यूनिवर्सल रूल के हिसाब से लिख सकते हैं। एक दूसरा एग्जांपल और लेते हैं, जैसे जैसे आप अगर आईसी आप उसको देखे होंगे, ICZN, इसको देखते हैं थोड़ा सा, IC, 1 मिनट, IC एंड योर ZN, इसके बारे में आपने पढ़ा था ICZN के बारे में। तो ये इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लोग इंडियन कोबरा का। इंडियन कोबरा को सामान्य रूप से कोबरा तो हम जानते हैं, कोबरा नाम होता ही है, लेकिन इसका जब साइंटिफिक नेम देखते हैं तो उसमें कुछ खास चीजें आती हैं। जैसे एक नाम है नाजा, NAJA, नाजा जीनस नेम, और स्पेसिफिक एपिथेट स्मॉल n से स्टार्ट करेंगे, नाजा, नाजा। बोथ आर सेपरेटली अंडरलाइन, दोनों को हम अलग अलग फिर अंडरलाइन कर लेंगे। तो ये इसका हो गया नाम। लेकिन एक खास चीज में देखेंगे आप कि जो नाम इसका जीनस था वही सेम नाम स्पेसिफिक एपिथेट में भी आ रहा है। जीनस वाला नाम भी ना जा रहा है और स्पेसिफिक एपिथेट का भी नाम भी ना जा रहा है। तो कभी कभी ऐसे नाम जब रिपीट्स होते हैं तो ये अक्सर चीजें हम आपके जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर में इसको हम देखते हैं, ICZN वाले नोमेनक्लेचर में इसको हम देखते हैं। तो नाजा, नाजा जैसे, तो जब कोई नाम ऐसे रिपीट करता है तो इसके लिए एक हम वर्ड प्रयोग करते हैं, इसको बोलती हैं हम कहते हैं टॉटियोनिम्स। इसको एक नाम दिया है टॉटियोनिम्स। टॉटियोनिम्स में क्या होता है, जनरली जो होता है जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट के जो नेम होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में रिपीट होते हैं। तो जैसे टॉटियोनिम को मैं स्पेलिंग लिख दे रहा हूँ, 1 मिनट आप देख लीजिए इसको, 1 मिनट। टॉटियोनिम्स, टॉटियोनिम्स, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। TAUTONYM
एस, टॉटिनम्स। टॉटिनम्स वो होते हैं जिनमें कि जीनस नेम भी सेम होता है और स्पेसिफिक नेम जो आपका स्पेसिफिक एपिथेट नेम है वो भी सेम होता है। तो ये दोनों ही सेम टू सेम रिपीट होते हैं। जैसे एग्जांपल और लेते हैं आप, जैसे रैट जानते हैं, चूहे की वैरायटी, तो उसका जो साइंटिफिक नेम है वो कैसा होगा, उसको लिख के देख लेते हैं। जैसे RATTUS, रैटस, रैटस। अब ये जीनस नेम, इसके बाद इसका स्पेसिफिक नेम RATTUS, रैटस। तो रैटस दोनों को लिखकर हम सेपरेटली अंडरलाइन कर लेते हैं। और आप देखेंगे जीनस नेम और स्पेसिफिक नेम दोनों के दोनों ही इस कंडीशन में सेम है। तो दीज आर द थिंग्स व्हेन दे आर रिपीटेड, जब वो बार बार रिपीट होते हैं, जेनरिक नेम में भी और स्पेसिफिक, दोनों ही नेम में देखो एक ही चीज रिपीट हो रही है। तो जब इस तरह की कोई रिपीटिशन होता है तो उसको बोलते हैं हम टाटोनिम्स, यानी कि जेनरिक नेम रिपीटेड बाय स्पेसिफिक एपिथेट नेम। तो जीनस नेम जो है स्पेसिफिक एपिथेट के सेम नाम से ही रिपीट किया जाता है। तो इस तरह की जो कंडीशन पाई जाती है उसको बोलते हैं हम टाटोनिम्स। नोमियल नॉमेनक्लेचर, अगर मान लो ट्राइनोमियल सिस्टम है तब क्या होगा, ये एक नई चीज है आपके लिए जानने के लिए। सपोज दैट आई एम टेलिंग अबाउट ट्राइनोमियल, TRINOMIAL, ट्राइनोमियल सिस्टम अगर है मान लीजिए। बाइनोमियल में तो आप जान गए कि उसमें एक जेनरिक नेम होता है, जीनस नेम होता है, और एक स्पेसिफिक एपिथेट होता है, दो का बना होता है जो बायोलॉजिकल नेम हो, आपको आप उसमें पढ़े हैं अभी तक बाइनोमियल नेम में, बाइनोमियल सिस्टम में। अगर ट्राइनोमियल सिस्टम है तब क्या होगा, तो एक्चुअली में ट्राइनोमियल सिस्टम जो था उसको दिया था आपके दो लोगों ने, दो साइंटिस्ट थे, हक्सले और एंड स्ट्रिकलैंडेट, STRICKLANDT, स्ट्रिकलैंडेट। इन दोनों ने मिलकर ट्राइनोमियल नाम दिया था। इसके अकॉर्डिंग अगर हम किसी नाम को देखना चाहें तो उसमें उसके तीन इंपॉर्टेंट पार्ट आते हैं। इसमें अगर ट्राइनोमियल होता है उसमें तीन, जैसे बाइनोमियल वाला नेम होता है उसमें दो पार्ट होते हैं इंपॉर्टेंट, एक जेनरिक नेम होता है आपका जीनस नेम, और दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट होता है, दो ही पार्ट होते हैं। इसमें तीन पार्ट होते हैं। तीन पार्ट कौन कौन से होंगे, पहला पार्ट आपका फर्स्ट पार्ट आपका वही जेनेरिक नेम, पहला पार्ट जेनरिक नेम, पहला होगा जेनरिक नेम ये वाला। दूसरा वाला पार्ट जो होगा वो होगा आपका स्पेसिफिक एपिथेट, ये वाला पार्ट होगा। ये दो पार्ट तो आप पहले जान गए हैं, बाइनोमियल नाम में भी ना था। तीसरा जो होगा उसको बोलेंगे हम सब स्पेसिफिक एपिथेट, इसको बोलेंगे सब स्पेसिफिक एपिथेट। ये तीन नाम होंगे, यानी तीन पार्ट होंगे, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और आपका तीसरा पार्ट, तीन पार्ट होंगे। इसमें तीन पार्ट होंगे। अब तीन पार्ट को हम एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। पहला जेनरिक नेम होगा यानी जीनस नेम होगा, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट होगा, तीसरा सब स्पेसिफिक होगा। तीन नाम होंगे ट्राइनोमियल में। अब इसको समझते हैं जरा कैसे होगा, तो इसको देखते हैं एग्जांपल से। जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं हम कॉलीफ्लावर का, आपका एक एग्जांपल हम लेते हैं, वी टेक वन एग्जांपल ऑफ कॉलीफ्लावर, CAULI, कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर हिंदी में इसको फूल गोभी बोलते हैं, बाकी जो भी अन्य भाषाओं में इसको नाम देते हैं। अब इसका जो नाम है साइंटिफिक, इसमें एक पहला जीनस नेम होगा, तो जीनस नेम पहले लिख लेते हैं हम, ब्रेसिका, ये ब्रेसिका हो गया, BRASSICA, ब्रेसिका। तो इसका जीनस नेम हो गया। इसके बाद जो है इसका जो स्पेसिफिक एपिथेट नेम होगा वो होगा ओलिरेसिया, ए लास्ट में है, ओके, ब्रेसिका ओलिरेसिया। और तीसरा जो नाम होगा इसका, जिसको सब एपिथेट बोलते हैं, वो है बोट्राइटिस, BOTRYTIS, बोट्राइटिस। तीन नाम हो गए। इनको भी हम अगर हाथ से लिखेंगे तो इनको हम सेपरेटली अंडरलाइन कर देंगे।
इसके यानी 3 नाम के सिस्टम हो गया, इसको बोलेंगे ब्रेसिका, ओलिरेसिया, बोटाइटिस। अब ये तीसरा नाम क्यों लेते हैं? एक्चुअली वो वैरायटी पे डिपेंड करता है कि वो वैरायटी क्या है। जैसे आप गोभी कहते हैं, उसमें 2 तरह की होती है, एक बंद गोभी बोलते हैं जिसको कैबेज बोलते हैं, और एक जो आपकी फूल गोभी होती है इसको ओपन आप बोलते हैं कॉलीफ्लावर। तो वो वैरायटी के नाम पर है। तो जो आपकी फूल गोभी है वो बोट्राइटिस में आती है। अभी दूसरी वाली अगर होगी तो उसका नाम हम दूसरा रखेंगे। वहां पर क्या होगा, ध्यान देखिएगा आप लोग कि ये जो बोट्राइटिस है इसमें क्या होगा, अगर मान लो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं किसका, आपका कैबेज का। तो जब कैबेज के एग्जाम्पल लेंगे तो वहां पर इसका नाम यही रहेगा, ब्रेसिका ओलिरेसिया। लेकिन यहां पर जो इसकी सब स्पेसिफिक एपिथेट होगा, इसका जो तीसरा जो होगा वैरायटी का नाम होगा, वो हो जाएगा कैपिटेटा। कैपिटेटा। इस तरह से 3 इस पार्ट हो गए इस नेम में, ब्रेसिका, ओलिरेसिया, कैपिटेटा। तो इस तरीके से हम पैरेलल जो है हम इन नामों को स्टडी करते हैं। वी स्टडी दीज नेम्स बाय दैट मेथड। ट्राइनोमियल सिस्टम में 3 इंपॉर्टेंट चीजें हमने जान ली। 3 चीजें क्या जानी, इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट तो आप जान गए, जेनेरिक नेम, ये तो आप जान गए हैं, जेनेरिक नेम होता है सिंपल भाषा में। दूसरा आपका नाम हो गया आपका इसमें स्पेसिफिक, स्पेसिफिक एपिथेट, ये बात भी आप जान गए हैं, स्पेसिफिक एपिथेट, ये भी आप जान गए हैं, दूसरी बात इंपॉर्टेंट। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात थी वो क्या था आपका, नेम ऑफ वैरायटी, जिसको बोलते हैं हम सब स्पेसिफिक एपिथेट। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। थिंक व्हेन वी study binomial nomenclature, a binomial biological name, suppose that this name was actually given by or proposed by any scientist, किसी साइंटिस्ट द्वारा इसका नाम जो है दिया गया है। तो उस साइंटिस्ट का जो नाम होता है उसको हम बायोलॉजिकल नेम के लास्ट में, एंड में, उसको हम एक स्मॉल एब्रिविएशन में हम उसको लिखते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है एक नाम दिया गया है मेंजीफेरा, आप देख सकते हैं यहाँ पर मेंजीफेरा इंडिका, और देन एट द लास्ट में ना एक नाम दिया गया है आपका, ये देखिए आप इसमें ये नाम आप देख सकते हैं इसमें, ये वाला नाम आप देखिए इसमें, लिन। तो यू कैन सी हियर लिन इज द नेम गिवन हियर, you can see here the lin. I am unable to once again, here the lin. This lin is indicated in that condition. तो हम मेंजीफेरा नाम लिखते हैं, इसके बाद जीनस नेम, फिर इसके बाद स्पीसीज इंडिका, और फिर लास्ट में वो साइंटिस्ट लिन लिखते हैं। तो लिन कौन है इस केस में? जैसे लीनियस जो है ने इनका नाम प्रपोज किया था, तो लीनियस ने नाम दिया था, इसलिए उनका हम स्मॉल में नाम लिन लिखते हैं। और इस तरीके से जो भी साइंटिस्ट ने जिस भी पर्टिकुलर किसी स्पीसीज का या प्लांट का जिसका भी नाम उसने प्रपोज किया था, उसके लास्ट में उस पर्टिकुलर साइंटिस्ट का हम स्मॉल फॉर्म में नेम जो है वहां पर इंडिकेट करते हैं। तो ये कॉमन इसमें खास बात है। सी we will see the next thing, classification. Here you can see one of the thing, here the classification. So what is actually classification? Classification is the actual process in which we group a particular organism, या we place a particular organism in a category on the basis of morphological characters या easily observable characters. तो इसमें क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग, यानी एनीथिंग मतलब एनी ऑर्गेनिज्म या एनी स्पीसीज इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी बेस्ड ऑन द सिंपल ऑब्जर्वेबल, सिंपल यानी इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, ऐसे कैरेक्टर्स जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, और उन कैरेक्टर्स के आधार पर उसको एक पर्टिकुलर कैटेगरी में हम उसको रख सकते हैं। ये प्रोसेस कहलाती है
क्लासिफिकेशन। अब इसको सिंपल दूसरी भाषा में समझते हैं। क्लासिफिकेशन वह प्रक्रिया है जिसमें कि किसी ऑर्गेनिज्म को हम किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में या समूह में रखते हैं, उसके कैरेक्टर्स के आधार पर, उसके जो ऑब्जर्वेबल जिन कैरेक्टर्स को हम देख सकते हैं उसके आधार पर जो है उसको किसी एक पर्टिकुलर जो है ग्रुप में या किसी श्रेणी में उसको हम रख सकते हैं। जैसे कि किसी चीज को हम पहचानते हैं तो कहते हैं ये प्लांट है, तो यानी प्लांट के ग्रुप का है। अगर उसमें लीफ दिख रही है, ग्रीन लीव्स है, स्टेम है, रूट है, तो हम ये कहते हैं कि ये जो है कि आपके प्लांट के समूह का है। अगर किसी दूसरे हम ऑर्गेनिज्म को देख रहे हैं जिसमें पता लगा आईज है, हेड है और अदर पार्ट्स है, तो उस पार्ट्स को देख कर कहते हैं ये जो है एनिमल समूह का है। तो इस तरीके से जो उसके बाहर के जो कैरेक्टर्स को हम देख के ऑब्जर्व करते हैं उसके आधार पर उसको अलग अलग समूह में हम रखते हैं कि ये एनिमल में है, ये प्लांट में है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की श्रेणी में है। तो इस तरीके से इसको जो है हम इन चीजों को रखते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है कि वो कुछ सर्टेन कैरेक्टर्स होते हैं। ऐसे नहीं कि किसी भी कैरेक्टर को हमने ले लिया, तो उसमें कुछ सर्टेन कैरेक्टर्स होते हैं, एक निश्चित कैरेक्टर्स होते हैं जिसके आधार पर इनको जो है कि हम एक पर्टिकुलर ग्रुप में या समूह में हम रखते हैं। जैसे कि अभी आप कहते हो कि कैट अलग है, डॉग अलग है, तो उसको भी हम अलग रखते हैं, तो उनमें कुछ एक स्पेसिफिक अंतर पाया जाता है। तो उस आधार पर जो है कि इसको हम देखते हैं कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब जैसे हम कुछ बात करते हैं कुछ ऐसे जैसे कैटेगरी, इसमें अब एग्जांपल में आपको दिया गया बुक में ही आप देख सकते हैं, हियर इज द मैमल्स। मैमल्स की बात की गई है, तो जब मैमल्स की बात की गई तो उसमें हमको दिमाग में आता है कि उनके पास तो एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं, बॉडी ईयर्स होते हैं, इस तरीके से हमको इसमें दिखा पड़ता है। और मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, है ना, इनमें मेमोरी ग्लैंड पाई थी जिससे वो मिल्क जो है अपने बच्चों को फीड कराते हैं, पिलाते हैं। इस तरीके से प्लांट की जो आपकी प्लांट क्वालिटी होती है उसको हम देखते हैं कि उसमें बहुत सारे प्लांट होते हैं। आपके राइस है, हैं वीट है, और पोटैटो का है, और जो आप जनरल वेजिटेबल्स के जो आप प्लांट्स खाते हैं, उस हैं जो सब्जी आप खाते हैं उनको भी आप देख सकते हैं। इस तरीके से एक इसमें स्पेशल टर्म है जिसको बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी लाइन को आपको देखना पड़ेगा। एक लाइन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये, जैसे कि आपकी द साइंटिफिक टर्म फॉर दिस कैटेगरीज इज कॉल्ड टैक्सा। तो कैटेगरीज की बात जब हम कर रहे हैं और टैक्सा की बात कर रहे हैं, तो ये होता क्या है एक्चुअल में? होता क्या है कि ये कैटेगरीज जो होती हैं, टैक्सा होते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग लेबल्स को। डिफरेंट टाइप के लेबल्स होते हैं, और वो लेबल्स जो होते हैं वो आपके बनते हैं कैरेक्टर के आधार पर। जैसे अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल पहले समझाने का प्रयास करूं, जैसे कि मान लो हम ह्यूमन बीइंग को देख रहे हैं, तो ह्यूमन बीइंग में हम देखेंगे तो कहेंगे ये बच्चा, ये चिल्ड्रन है, बच्चे हैं, और ये आपके एडल्ट हैं, ये आपके ओल्ड हैं। तो इस तरीके से तीन तरह के हमारे पास ग्रुप बन गए, और ये तीन तरह के लेबल हो गए। तो इन्हीं को हम टैक्सा कहते हैं। एक जो लेबल है, सिंगल लेबल, चाहे हम बच्चे की बात कर रहे हैं या एडल्ट की बात कर रहे हैं या फिर हम ओल्ड की बात कर रहे हैं, किसी एक की जब बात कर रहे हैं तो वो कहलाता है आपका टैक्सॉन, TAXON, इसको टैक्सॉन बोलते हैं। और जब हम तीनों की बात करते हैं इकट्ठा कलेक्टिवली एक साथ, यानी हम बच्चे की बात भी कर रहे हैं, हम जो उसमें एडल्ट हैं, जवान हैं, उनकी बात कर रहे हैं, और जब उसमें जो आपके आपके ओल्ड हैं, तीनों के साथ बात कर रहे हैं, तब उसको बोलेंगे हम टैक्सा। तो और उसको हम बोलेंगे कैटेगरीज, यानी कई सारी कैटेगरीज हो गई। तो यानी तीन अलग अलग लेवल हो गए। जैसे प्लांट के एग्जांपल में भी हम देखते हैं, जैसे प्लांट में अगर हम बात करें एग्जांपल लें, जैसे कहते हैं ये वाले छोटे प्लांट्स हैं जो कि जमीन पर रहते हैं, इनकी वीक स्टेम होते हैं, कमजोर स्टेम होते हैं, ये हर्ब हैं। इनसे थोड़े छोटे जो थोड़े से बड़े होते हैं, थोड़ा सा वो उनका नेचर हल्का सा हार्ड होता है, उनको बोलते हैं हमसे श्रब है ना। तो एक जैसे साग हिंदी बोलते हैं हर्ब, दूसरा जो आपकी झाड़ी से बोलते हैं श्रब, और तीसरे आपके ट्रीज होते हैं। इसमें तीन तरह के अलग अलग टाइप के प्लांट्स हो गए। तो इनका भी अलग अलग टाइप का इनमें कैरेक्टर होता है, अलग अलग लक्षण होते हैं, जिसके आधार पर हम कहते हैं ये वाला हर्ब है, ये वाला श्रब है, और ये वाला आपका ट्रीज है। इसमें भी तीन लेवल हो गए। तो जब आप केवल हर्ब की बात करेंगे तो वो एक सिंगल ग्रुप होगा, उसको हम बोलेंगे टैक्सॉन, TAXON, टैक्सॉन बोलेंगे। तो वो आपका कहलाएगा टैक्सॉन। तो टैक्सॉन इज एक्चुअली सिंगुलर वर्ड, ये सिंगुलर वर्ड है। और टैक्सा जो वर्ड है वो प्लूरल वर्ड है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। टैक्सॉन आपका सिंगुलर वर्ड है, और जो टैक्सा है वो आपका प्लूरल वर्ड है।
सिंगुलर वर्ड हो गया। तो टैक्सॉन का मतलब वो एक सिंगल कैटेगरी को बता रहा है, एक सिंगल ग्रुप को बता रहा है। जैसे कि आप हर्ब को कह रहे हैं, केवल हर्ब के बारे में बात कर रहे हैं, तो टैक्सान हो गया, एक सिंगल कैटेगरी हो गई, एक सिंगल ग्रुप हो गया। उसके ऊपर का जो होगा, उससे जो बड़े प्लांट होते हैं उसका लेवल हायर होगा, तो वो जैसे आपके श्रब हो गए, वो अलग एक टैक्सॉन है, वो अलग एक ग्रुप है, वो अलग एक कैटेगरी है। फिर उसके ऊपर और जो एडवांस होंगे वो आपके ट्रीज हो जाएंगे, और वो ट्रीज जो होंगे आपके, वो आपके क्या हो जाएंगे, आपके हायर हायर लेवल हो जाएंगे, या हायर कैटेगरी हो जाएगी, सबसे ऊपर में हो जाएंगे, टॉप पर हो जाएंगे। तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। एक हर्ब है, सबसे छोटे प्लांट जो सिंपल स्टेम सॉफ्ट स्टेम वाले होते हैं, इनको हर्ब हो गया। दूसरा उससे थोड़ा सा हार्ड स्टेम के होते हैं, या फिर श्रब हो गए, थोड़ा सा हाइट में ये श्रब से ज्यादा होते हैं, और ट्रीज काफी बड़े होते हैं। तो इस तरीके से तीन हमको जो है अलग अलग प्लांट्स के लेवल दिखाई पड़ते हैं। अब हर वाला जो पहला लेवल है, इसको हम आप एक एक कैटेगरी बोल सकते हैं, और इसको एक टैक्सॉन कह सकते हैं, एक टैक्सॉन या फिर एक कैटेगरी। एक कैटेगरी ये हो गई, ये आपकी दूसरी कैटेगरी हो गई, ये सेकंड टैक्सॉन हो गया, ये भी टैक्सॉन है, और ये भी आपकी कैटेगरी है, ये भी कैटेगरी। और ट्री जो है ये भी आपका एक टैक्सॉन है, ये भी टैक्सॉन है, और ये भी एक आपकी कैटेगरी है। तो यानी ये तीनों जो मिलाकर हैं, अगर तीनों की बात करें तो इसको बोलेंगे हम, एक अलग से नाम देंगे आपको, क्या देंगे, टैक्सा। ये प्लूरल वर्ड है टैक्सा, और इनको बोलेंगे कलेक्टिवली कैटेगरीज, इनको बोलेंगे कैटेगरीज। फॉरवर्ड अब हम थोड़ा सा और आगे देखते हैं। इस तरीके से अलग अलग डिफरेंट टाइप के लेबल्स और टैक्सा होते हैं, समझने के लिए। अब जो कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, जो कैरेक्टर्स होते हैं, तो आप कैरेक्टर्स लक्षण क्या होते हैं उनके, कुछ स्पेशल, किसी भी आप एक पर्टिकुलर अगर ऑर्गेनिज्म को देखेंगे तो उसमें कुछ कुछ आपके स्पेशल कैरेक्टर होते हैं। जैसे हम प्लांट की बात करें तो उसमें हम देखते हैं कि उसमें तो लीफ है, रूट है, स्टेम है, कुछ स्पेशल कैरेक्टर जिसके आधार पर उसको हम प्लांट कह रहे हैं। फिर उसमें और कैरेक्टर्स को, और भी कैरेक्टर्स देखते हैं, जो नए नए कैरेक्टर्स में और दिखाई पड़ते हैं, तो उनको हम स्टडी करते हैं पैरेलल। तो एक प्रोसेस है जिसमें हम जो है क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो जो ब्रांच है, जो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम किसी ऑर्गेनिज्म का, जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, यानी उनको वर्गीकरण करते हैं, उनको अलग अलग समूहों में रखते हैं, तो ये प्रोसेस जो है आपकी कहलाती है आपकी क्लासिफिकेशन, और इसको हम टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। जबकि जो कि मैंने बताया था, टैक्सोनॉमी 3 पार्ट होते हैं। उसमें एक होता है आपका आइडेंटिफिकेशन, दूसरा होता है नॉमेनक्लेचर, और तीसरा होता है आपका क्लासिफिकेशन। तीनों पार्ट्स को मिलाकर जो कि हम एक नाम देते हैं टैक्सोनॉमी। तो अगर कोई एक सामान्य क्वेश्चन हो कि टैक्सा और टैक्सॉन में क्या अंतर है, तो टैक्सा जो है वो प्लूरल वर्ड है, वो बताता है कई सारी कैटेगरीज को एक साथ, मेनी कैटेगरीज एक साथ, कई सारे लेबल्स को एक साथ बताता है। जैसे हर भी बताएगा, श्रब भी बताएगा, ट्रीज बताएगा, एक साथ इकट्ठा बताएगा। और टैक्सॉन जो होता है वो केवल एक लेवल को इंडिकेट करता है, जैसे कि वो केवल केवल या तो हर्ब बताएगा, या तो केवल श्रब को बताएगा, या तो ट्रीज को बताएगा, तो किसी एक लेवल को बताएगा। तो दी ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स है जिसको कि हम आपके टैक्सोनॉमी में हम इसको स्टडी करते हैं। अब बात करते हैं कि टैक्सोनॉमी जो है ये एक कोई नई चीज नहीं है। जैसे यहाँ पे एक लाइन लिखा है, ये आप देख सकते हो, टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू। ये बहुत नई चीज नहीं है, ये बहुत दिन पहले से ही, पुराने समय से, फ्रॉम ओल्ड टाइम वी आर डूइंग, इसको हम करते आए हैं, और उसको अलग अलग जो है उसको हम उस आधार पर सेपरेट करते रहे। जैसे आप एग्जाम्पल में देखिए, फ्रॉम ओल्ड टाइम लोग क्या करते हैं, टेक्सोनॉमी कैटेगरी जो है आपको क्लासिफिकेशन वगैरह करते आए हैं। कैसे करते हैं, जैसे मान लो पहले के लोग जो करते थे वो अपने इकोनॉमिक बेनिफिट के आधार करते थे, अपने लाभ के अनुसार करते थे। जैसे सारे प्लांट्स को उन्होंने खेती में प्रयोग नहीं किया, सबने उसको जो है उसी एग्रीकल्चर में इसका यूज नहीं किया, जिसमें देखा कि इसका ग्रेन प्रोड्यूस होता है, इसको हम खा सकते हैं, इससे हमको फाइबर मिलता है, इससे हमको फ्रूट मिलता है, इससे हमको रेशा मिलता है, इसके पार्ट से हम अपने कोई नए नए चीजें बना सकते हैं। तो उसको अलग अलग कैटेगराइज किया, उसको अलग समूह में रखा। और ऐसे प्लांट्स जिनसे लगता है कि नहीं कुछ मिल रहा है तो उनको अलग, तो ऐसे ही उन्होंने कहा कि ये कुछ हमारे जो है डोमेस्टिक टाइप के प्लांट्स हैं, और कुछ को कहा ये वाइल्ड टाइप प्लांट्स हैं, यानी कुछ जंगली हैं, और कुछ आपके जो है कि घरेलू टाइप की, डोमेस्टिक जिसको आपने लगाया हुआ, डोमेस्टिकेट किया है, तो इस तरह के प्लांट्स हैं। तो इस तरीके से दोनों कैटेगरी को हम पैरेलल जो है समझते हैं कि ये नई चीज नहीं है, ये फ्रॉम द एंशियंट टाइम इसको बहुत समय से किया जाता रहा है। अब इसमें आप एक इंपॉर्टेंट चीज क्या देखेंगे कि
तो जो अर्लियर जो क्लासिफिकेशन किए गए थे उसमें सबसे बड़ा जो मेन जो चीज थी वो आपके प्रैक्टिस बेस्ड थी कि लोग जो है जो क्लासिफिकेशन कर रहे थे तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, प्लांट्स का, तो वो अपने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, अपने ह्यूमन यूज के हिसाब से प्रैक्टिकली वो उसको इस तरीके से कर रहे थे। जैसे आप देखते हो ना आज भी लोग करते हैं, ये ऑयल यील्डिंग प्लांट, इससे तेल प्रोड्यूस होता है, ये फाइबर यील्डिंग प्लांट्स है, ये मेडिसिन प्रोड्यूसिंग प्लांट है, तो किससे मेडिसिन मिल रही है, किससे फाइबर मिल रहा है, किससे ऑयल मिल रहा है। तो इस तरीके से जो सिस्टम बनाए गए वो आपके जो थे अर्लीस्ट सिस्टम थे जो पहले ह्यूमन बीइंग ने अडॉप्ट किए थे। बाद में क्या हुआ कि कुछ जो है अलग अलग टैक्टिक्स उसमें अपनाई गई। उसमें भी क्या हुआ कि लोगों ने कुछ क्लासिफिकेशन में क्या किया, कुछ प्लांट्स के कैरेक्टर्स को भी यूज करना शुरू किया और कुछ आर्टिफिशियल कैरेक्टर भी रखा, दोनों रखा। मतलब पहले वाला कैरेक्टर जिसमें बेनिफिट की बात कही जा रही थी वो भी रखा गया, और बाद में कुछ उसमें जो स्पेशल कैरेक्टर्स थे जो कि आपके प्लांट्स में दिखाई पड़ते हैं उन कैरेक्टर्स को रखा गया, या लिविंग ऑर्गेनिजम्स में दिखाई पड़ते हैं उन कैरेक्टर्स को रखा गया। जैसे अभी एक प्लांट की अगर आप इमेजिन करें तो प्लांट में जैसे कि क्या क्या कैरेक्टर्स हो सकते हैं। एक तो वो होता है उसका जो प्लांट की मेन स्ट्रक्चर, मेन बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, उसमें रूट है, स्टेम है, लीफ है, इन सबको हम बोलते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर। इसको बोलते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर, VEGETATIVE, इसको बोलते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर। और मान लो फिर प्लांट्स में फ्लावर्स आते हैं, और फिर उसमें फ्लावर्स के बाद फ्रूट, फ्लावर जब आने लगते हैं, तो फ्लावर जब आता है तो उसमें क्या होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का फॉर्मेशन होने लगता है। उसमें उसके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनते हैं, फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनते हैं, तो वो उसका क्या होता है, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स होता है। इस तरीके से हम दोनों ही चीजों को इसमें हम इंक्लूड करते हैं। तो ऐसे भी कैरेक्टर्स जो प्लांट्स में दिखाई करते हैं प्रॉपरली, और दूसरे आपके अलग से भी होते हैं। तो इन कैरेक्टर्स को हम प्रॉपरली उसमें क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। अब एक टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट आपका, जिसे इसमें लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, यू कैन हियर सी वन ऑफ द थिंग, सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स के बारे में हमने एक बार टर्म में इस पे चर्चा इससे पहले भी की थी, दोबारा इस पे चर्चा करेंगे कि सिस्टमैटिक जो वर्ड है ये एक्चुअली दिया गया था कैरलस लीनियस द्वारा। कैरलस लीनियस ने ही, लीनियस साहब ने इसको दिया था, लीनियस साहब ने ही। तो लीनियस सर ने इसको जब सिस्टमैटिक का टर्म इंट्रोड्यूस किया तो इन्होंने कहा कि जो है कि जब हम किसी पर्टिकुलर चीज को हम एक प्रॉपर वे में इन्हें स्टडी करते हैं, इन्हें सिस्टमैटिक अरेंजमेंट यानी एक सिस्टमैटिक तरीके से जब हम किसी चीज को लॉजिकल तरीके से सीक्वेंस में एक प्रॉपर हम इसको स्टडी करते हैं तो इसको बोलते हैं हम सिस्टमैटिक्स। एक टर्म दिया था सिस्टमैटिक्स। तो सिस्टमैटिक इज द यू कैन से इट इज द ब्रांच इन विच वी स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मतलब वी स्टडी द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन ए प्रॉपर लॉजिक सीक्वेंस। एक लॉजिक सीक्वेंस में इसको जो है हम क्या करते हैं, इसको इसमें सिस्टमैटिक्स में स्टडी करते हैं। तो सिस्टमैटिक जो पहली बार इस तरह का जो टर्म इसमें लाया गया, तो एक इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था सिस्टेमा नेचुरेई। सिस्टेमा नेचुरेई एक बुक इन्होंने पब्लिश की थी, और उसमें पहली बार इसको जो है कि इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कि आपका सिस्टमैटिक जो होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब इस सिस्टमैटिक्स में भी हम वही चीज करते हैं जो पहले से करते आए हैं, आइडेंटिफिकेशन करेंगे, नॉमेनक्लेचर करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, लेकिन उसमें एक और चीज भी स्टडी करेंगे। वो करेंगे क्या, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि कोई अगर एक पर्टिकुलर स्पीसीज है तो वो कहाँ से एक्चुअल में उसका ओरिजिन हुआ, कहाँ से वो डेवलप हुई है, किस पर्टिकुलर चीज से डेवलप हुई है। क्योंकि आप जानते हैं जो भी हम आज के दिन में देख रहे हैं, जितनी भी नई नई वैरायटी देख रहे हैं, तो वो पहले के कोई एक पहला ऐसा प्लांट रहा होगा, या ऐसे कोई प्लांट रहे होंगे, या ऐसे कोई ऑर्गेनिज्म रहे होंगे जहां से आज का नया जो मॉडर्न ऑर्गेनिज्म है वो धीरे धीरे डेवलप हुआ है। तो उसके उनके बीच का हम एक पर्टिकुलर जो है क्या करते हैं, रिलेशनशिप देखते हैं। तो वो भी इस सिस्टमैटिक पार्ट में इसको हम स्टडी करते हैं। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो सिस्टमैटिक्स में एक खास इंपॉर्टेंट चीज हो गई, ये भी एक ब्रांच होती है जिसमें कि हम जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके बीच में एक रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। एक ऐसे वो ऑर्गेनिजम्स जो है वो आपके मतलब ओरिजिन हुए हैं, और उनके बीच में क्या क्या स्पेशल कैरेक्टर्स जो है पाए जाते हैं। तो ये इसमें आपको वर्ड दे सकते हैं कि लिनियस ने एक वर्ड दिया सिस्टेमा नेचुरेई, यू कैन सी हियर यूज्ड सिस्टेमा नेचुरेई। और सिस्टेमा नेचुरेई इन्होंने एक्चुअली एक पब्लिकेशन था, इन्होंने एक मैटर पब्लिश किया था जिसका नाम रखा गया सिस्टेमा नेचुरेई। और इसमें हम ऑर्गेनिजम्स के एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट को स्टडी करते हैं।
तो सिस्टमैटिक्स में क्या क्या आता है आपका? आता है आइडेंटिफिकेशन, आता है नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। और इसके साथ साथ ये लेता है आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट और लेता है, जिसको बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं, आप कह सकते हैं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। तो क्या क्या ऐसे रिलेशनशिप्स हैं डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म? हो सकता है कि गेहूं की बहुत सारी वैरायटीज हम देखते हैं, तो ये जो गेहूं की डिफरेंट टाइप वैरायटीज होती हैं, हो सकता हो किसी एक जो है कॉमन टाइप प्लांट से जो है, कोई एक पहले का जो प्लांट रहा होगा, कोई शुरुआती स्टार्टिंग वाला गेहूं का प्लांट, उससे सारी सारी वैरायटी फॉर्म हुई हैं। तो इन वैरायटीज में भी आपस में क्या है, किस प्रकार की एक रिलेशनशिप पाई जाती है, किस प्रकार के इनमें जो है कि एक कॉमन कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, कॉमन लक्षण पाए जाते हैं, जिसके आधार पर कहते हैं कि ये कोई एक स्पेशल पहले प्लांट से जो है ये सब के सब बने हैं। तो इस तरह की चीजों को भी पैरेलल हम इसमें क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो होप सो इतनी सारी बातें आप लोग को अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर फिर भी कोई ऐसा क्वेश्चन दिमाग में, कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको उसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। और बाकी इसके बाद का जो और टॉपिक्स है उसको हम फर्दर लेसन में आपके साथ फिर उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।